अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने डिस्कस किया था कि वो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, जो हमने डिफरेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़ देखे थे उनका हमने देखा था कि उनमें से कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमें लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे इफेक्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वाटर पोल्यूशन। हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है, किस वजह से वाटर पोल्यूशन होती है, उसके मेन कॉजेज़ क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं और हम किस तरह से जो है वो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर की जैसे भी बात आती है तो हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वाटर जो है सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें जो है वो सरवाइव करना है तो वाटर के बगैर जो है वो सरवाइव मुमकिन नहीं है। तो वाटर का हम कह सकते हैं कि हमारा प्रीशियस रिसोर्स है जिसके बगैर जो है वो लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो डे बाय डे प्लूट हो रहा है, प्लूट हो रहा है। किस वजह से प्लूट हो रहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम जो वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केयरलेस वे में कर रहे हैं। इससे एक तो ये हो रहा है कि हमारा जो वाटर के रिसोर्स है वो ख़त्म भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। सेकंड ये कि जो हमारा वाटर की बॉडीज़ मौजूद हैं हम उनकी पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि वाटर की एक तो हम कहते हैं कि जो स्टैटिक क्वालिटी है वो रिड्यूस होती है। इसके अलावा क्या है कि इन फ्यूचर जो है हमें वाटर की शॉर्टेज का जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बहुत सारी वजूहत है जो क्या करती हैं, वाटर की पोल्यूशन का बायस बनती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इफेक्ट करती हैं। वाटर पोल्यूशन होती क्या है? हम वाटर पोल्यूशन देखेंगे। हम वाटर पोल्यूशन को जो है हम डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट वे में कहूँ कि अगर वाटर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड या कोई गैशियस मटेरियल मौजूद है जो कि वाटर को कंटेमिनेट करता है या वाटर को इम्प्योर बनाता है या वाटर की जो भी क्वालिटी है वो वाटर पोल्यूशन कहलाता है। क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैशियस मटेरियल जो कि वाटर के अंदर मौजूद है, मिक्स हो गया है और वाटर की जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट करता है, उसको चेंज कर देता है, या वाटर के अंदर जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल को चेंज कर देता है, तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाता है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि अगर वाटर की जो है वो कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है तो वो भी क्या कहलाता है? अगर सेकेंड क्या था कि अगर वाटर की फिजिकल, केमिकल या फिर उसकी बायोलॉजिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज आएगा, अगर उसकी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज आएगा तो वो वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या हो सकती हैं कि हम कह सकते हैं कि उसका जो है वो कलर चेंज हो गया है, उसकी कोई जो उसका टेक्सचर है या जो उसकी सॉलिबिलिटी है, डाइल्यूटनेस है, अगर वो चेंज हो गई है, अगर कोई उसके ऑर्डर के अंदर उसकी जो स्मेल होती है, वाटर के अंदर से कोई स्मेल आ रही है, तो वो सारी की सारी फिजिकल चेंजेस कहलाएंगी। केमिकल चेंजेस क्या कहलाएंगी कि अगर हम कहते हैं कि कोई इसके अंदर केमिकल कंपोनेंट मिक्स हो गया है, लाइक कोई भी हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मेटल्स का यूज़ किया जाता है, अगर कोई मेटल्स या कोई फर्टिलाइजर या कोई पेस्टिसाइड में से कोई केमिकल उसके अंदर मिक्स हो गया है जिसने क्या किया है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट कर दिया है, तो वो हम क्या कहेंगे कि केमिकल चेंजेस है। बायोलॉजिकल का चेंजेस का क्या है कि अगर हम कहते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर शामिल हो गया है जिसने उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को इफेक्ट किया है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि उसकी बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज। अगर इन तीनों में से कोई भी बायोलॉजिकल कोई भी जो है वो कंपोजिशन चेंज होती है तो वो क्या करती है? वाटर पोल्यूशन कॉज करती है। वाटर पोल्यूशन की क्या है? डिफरेंट कॉजेज है वाटर पोल्यूशन की जो कि क्या करती है? वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। क्योंकि क्या है, वाटर का इस्तेमाल जो है वो डे बाय डे बढ़ता है। जैसे जैसे हम वाटर का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके अलावा हम बाकी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका क्या होता है कि जो भी हमारे पास चीज़ें जनरेट होती है, वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, वो डायरेक्टली वाटर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब वाटर के अंदर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होगा तो वाटर की जो क्वालिटी है ऑब्वियसली वो इफेक्ट होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन की है अगर वो इफेक्ट होती है या कोई भी ऐसी चीज़ उसके अंदर शामिल हो गई है जो उसकी क्वालिटी को इफेक्ट कर रही है, या जो चीज़ जितनी अमाउंट के अंदर वाटर के अंदर मौजूद होनी चाहिए थी वो उस अमाउंट के अंदर नहीं है, उससे ज़्यादा उसके अंदर अमाउंट के अंदर शामिल हो गई है, तो वो क्या करती है? वाटर पोल्यूशन कॉज करती है। वाटर पोल्यूशन की डिफरेंट कॉजेज हैं जिनको हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन की। और हम उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन की मेन कॉजेज कौन कौन सी हैं? वन बाय वन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब क्या कि जो भी हमारे घरेलू
कि जितना भी वेस्ट जनरेट होता है वो वेस्ट क्या करता है, वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। अब डेली रोज़मर्रा की रूटीन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे घरों के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है। अगर हम उस वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर डंपिंग नहीं करते या प्रॉपर उसको जो है वो डिस्चार्ज नहीं करते या प्रॉपर जो है वो उसको मैनेज नहीं करते, तो वो क्या है, अगर हम वाटर बॉडीज़ के अंदर वो हमारे शामिल हो जाता है तो ऑब्वियसली वो क्या करता है कि वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि जो भी हमारे वाटर डोमेस्टिक लेवल पे वेस्ट मटेरियल जितना भी जनरेट हो रहा है उनको हम अपने जो भी वाटर की बॉडीज़ हैं उनके अंदर शामिल होने से जो है वो सेफ रखें, कि अपने जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको सेफ रखें कि उनके अंदर कोई भी इस तरह का जो डोमेस्टिक लेवल पे हमारा वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ है उसको उसके अंदर शामिल ना होने दें। सेकेंड जो बड़ी वजह है वाटर पोल्यूशन की वो है सीवेज सिस्टम। सीवेज सिस्टम का मतलब आपको पता है कि सीवेज क्या होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ सिस्टम्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि अक्सर वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो सीवरेज का जितना भी पानी होता है या जितना भी जो भी फीसिस वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपनी वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। सीवेज जो सिस्टम है हमारा वो, क्योंकि अगर वो प्रॉपरली डिवेलप नहीं होगा तो वाटर बॉडीज़ के अंदर अगर हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करेंगे तो वाटर को क्या करेगा, वाटर की एस्थेटिक क्वालिटी को इफेक्ट करता है, क्योंकि सीवेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लूटेंट्स मौजूद होते हैं। जब वो डायरेक्टली जाके वाटर के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं तो वो वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्या आ जाता है, सॉलिड वेस्ट। थर्ड वन है जो सॉलिड वेस्ट की इंट्रोडक्शन जो हम अपने वाटर के अंदर करवाते हैं। सॉलिड वेस्ट कहीं से भी आ सकता है, आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि रन कर रही हैं, ठीक है, और उन रन की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रही है या कुछ भी हो रही है जहाँ पे बहुत सारे अमाउंट के अंदर सॉलिड वेस्ट यूज़ हो रहा है, वो सॉलिड, या हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी जितने भी पोल्ट्री वगैरह है वहाँ पे जो डंग वगैरह होते हैं जो कि सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है, अगर हम उसका जो है वो प्रॉपर डंपिंग ना करें, अगर प्रॉपर उसका मैनेज ना करें तो वो कहीं ना कहीं से जाके हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी लिंक के थ्रू जो है वो वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ करते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं। तो बारिश जब होती है, रेनिंग जब होती है, तो लीचिंग के प्रोसेस के थ्रू क्या करती है कि फ्लो करके कहाँ जा सकती है, वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती है और वो क्या करती है, वाटर पोल्यूशन का बायस बनती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, कॉजेज या सोर्सेज की डिस्कशन हम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सारी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काम करती हैं, और जब वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज रन कर रही है। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ कि एक बहुत सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारी जितने भी पेंट्स बन रहे हैं, डाइज बन रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ जो है वो उनके ऊपर काम करती हैं और एज अ रिजल्ट लार्ज अमाउंट के अंदर जो है वो वेस्ट मटीरियल डिस्चार्ज करती हैं। वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने का अगर प्रॉपर वे नहीं होगा, कि अगर हम उनकी प्रॉपर जो है वो मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर डंपिंग नहीं करेंगे, और अगर हम उनको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो क्या करती है, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होता है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्लूटेंट्स मौजूद होते हैं जो कि क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। बायोडिग्रेडेबल ना होने का मतलब ये कि वो वाटर के अंदर जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए ये प्रजिस्ट करते हैं और वो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो वाटर के अंदर प्रजिस्ट करेंगे तो वो जब तक वाटर के अंदर मौजूद रहेंगे उस वक्त तक क्या करेंगे, एक तो वो वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, इसके अलावा जितने भी एक्वाटिक एलिमेंट्स, एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी वाटर के अंदर मौजूद होते हैं वो उन सबको इफेक्ट करते हैं। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि वो जो वाटर के अंदर शामिल हो गए, जितना भी इंडस्ट्रियल्स का वेस्ट था, अगर अल्टीमेटली वो वाटर जो है वो हम तक पहुँचता है तो वो क्या कर सकता है, ह्यूमन लाइफ को भी जो है वो इफेक्ट करता है। तो बेसिक एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा, वाटर पोल्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा अपना रोल प्ले कर रही हैं, कि बहुत ज़्यादा मेन अगर हम रीज़न कहें कि वाटर पोल्यूशन की तो वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर वेस्ट जनरेट करती हैं और कोई इसकी प्रॉपर डंपिंग का या कोई प्रॉपर वे नहीं होता या प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बगैर जो है वो उनको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देती हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो है वाटर पोल्यूशन का बायस बनता है वो है एसिड रेन। एसिड रेन का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि एसिड रेन क्या होती है। हमने कहा था कि मुख्तलिफ जब फ्यूल्स की बर्निंग होती है तो उनकी वजह से क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर मौजूद होता है, वाटर मौजूद है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं, एसिड्स बनाते हैं। और वो एसिड जब वाटर के रेन के जरिए जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वापस इंट्रोड्यूस होता है। अब जब अगर बारिश आती है तो क्या है, वाटर बॉडीज़ के अंदर एसिड रेन शामिल होगी तो उससे क्या होगा, एसिड की
जो वाटर है उसकी पीएच चेंज होते हैं। पता है आप लोगों को, जैसे पता है कि हमारे जो भी नॉर्मल वाटर होता है उसकी पीएच जो है वो 7 होती है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। अगर एसिड रेन होती है तो एसिड रेन के अंदर क्या मौजूद है, एसिड मौजूद है, तो इसका मतलब कि जो नॉर्मल वाटर की पीएच है वो 7 से क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर वो हो जाएगी 5 हो जाएगी, या फिर हम कहते हैं 4 हो गई है या 3 हो गई है, तो इससे क्या हुआ, अगर वाटर की पीएच कम होती है तो एक तो वो ड्रिंकिंग के लिहाज से, अगर ह्यूमन बींग्स जो है उस वाटर को यूज़ कर रहे हैं तो वो ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए भी जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जितने भी aquatic एनिमल्स जो कि एक नॉर्मल पीएच के ऊपर सर्वाइव करते हैं या उस वाटर के अंदर रहते हैं, उनकी लाइफ को भी जो है वो इफेक्ट करती है। तो जो एक और नेक्स्ट बड़ी वजह है वो हम कह सकते हैं कि एसिड रेन है। और एसिड रेन के पीछे जो बड़ी वजह है वो क्या है कि जो हम मुख्तलिफ फ्यूल्स की बर्निंग कर रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितने भी हमारे फ्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, वो एक बड़ी वजह है जो एसिड रेन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट जो है वाटर पोल्यूशन की मेन वजह वो है ऑयल इंडस्ट्रीज। ऑयल इंडस्ट्रीज़ का आपको पता है कि बहुत सारी मुख्तलिफ ऑयल इंडस्ट्रीज़ जो है या ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं हमारे यहाँ। उससे क्या होता है, एक तो आपने माइनिंग का प्रोसेस भी सुना होगा। ऑयल के इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ ऑयल्स की फ्रैक्शंस बनती हैं और एज दैट क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल जो है वो जनरेट होता है, उस वेस्ट मटेरियल्स को वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब क्या है, ऑयल का आपको पता है कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, तो वो वाटर के ऊपर एक अपनी पूरी लेयर बना लेते हैं। जब वो वाटर के ऊपर एक पूरी लेयर बना लेते हैं तो हम कहते हैं कि जो सनलाइट है या जो भी एयर से ऑक्सीजन वगैरह जो भी कुछ जाना है वो वाटर के अंदर प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है कि एक तो हम ये कह रहे हैं कि वाटर वैसे ही प्लूटेड हो गया क्योंकि ऑयल उसके अंदर शामिल हो गया। इसके अलावा क्या हुआ कि जो एक्वाटिक एनिमल्स उसके वाटर के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उसने उनकी लाइफ को भी इफेक्ट किया। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी ऑयल इंडस्ट्रीज जो है वो वाटर की पोल्यूशन का बायस बनती है। डायरेक्टली अगर वो अपने जो भी उनके वेस्ट मटेरियल्स हैं या जो भी उनका मटेरियल है वो उसको वाटर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वाटर की पोल्यूशन को इफेक्ट, वाटर को की क्वालिटी को जो है वो इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो बड़ी एक वजह है वो है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स भी जो है वो क्या करते हैं, वाटर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो कि बहुत तेज़ी से वाटर के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। लाइक आपने अल्जाई का जो है वो सुना होगा। इसके अलावा एक और प्लांट भी हाइसिंथ, ये एक क्या है, एक्वाटिक प्लांट है जो कि वाटर के अंदर ग्रो करता है और ये वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। इतना ज़्यादा तेज़ी से उसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं। एक से ये क्या होता है, एक तो ये होता है कि जब ये वाटर की पूरी अपर सरफेस पे ग्रो कर जाता है तो जो सन की लाइट होती है वो डायरेक्टली वाटर के अंदर नहीं जा सकती, तो एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी उनको इफेक्ट करती है। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो प्लांट है या जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, जिससे वो वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं। वाटर की जो एक हम कह सकते हैं कि उसकी कंपोजिशन जो है वो उसको इफेक्ट करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, वाटर की पोल्यूशन का बायस बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन हम देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन जो है वो किस तरह से लाइफ को इफेक्ट करती है वो देखेंगे। फर्स्ट वन है जिसमें हम क्या कहते हैं, डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा जो मेन हम इसका इफेक्ट कर सकते हैं वो क्या है कि डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि बहुत सारे डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं और वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, लेकिन अगर वाटर की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होगी, वाटर की बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी या फिर वाटर के अंदर जो है वो कोई ऐसे कंटेमिनेट शामिल हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, उन सब की जो है वो लाइफ इफेक्ट होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट आ सकता है, एसिड रेन की वजह से उसकी पीएच चेंज हो जाती है, ऑयल की वजह से उसके ऊपर लेयर बन जाती है,
तो ऑब्वियसली अगर हमारे एटमॉस्फेयर में से कार्बन ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा सकेगी तो उससे भी वो इफेक्ट होगा। अगर कोई एक्वाटिक प्लांट जो है वहाँ पे ग्रो कर गया है जिसके अंदर क्या है वाटर के अंदर से जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो वाटर की मौजूद थी, न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए मौजूद नहीं होंगे, अगर हमारे एक्वाटिक एनिमल्स के लिए जो रेस्पायरेशन का सिस्टम इफेक्ट होगा, प्रॉपरली उनको जो है वो रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, तो उसकी वजह से क्या होता है अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाटर के अंदर रहते हैं उनकी डेथ कॉज होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज हो सकती है अगर हमारा पोल्यूशन जिस हिसाब से वाटर पोल्यूशन बढ़ रही है, अगर उसी रेट से उसी रेशो से वाटर पोल्यूशन बढ़ती रहे तो उससे क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब हमारे पास जो है वो वाटर पीने के लिए प्योर वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि वाटर की पोल्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, बहुत सारी डिफरेंट वजूहत हैं जिसकी वजह से वाटर की जो है वो डे बाय डे जो है वो पोल्यूशन जो है वाटर की बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह से इसी रेशो से इसी रेट से वाटर की पोल्यूशन बढ़ती रही और हमने कोई प्रिवेंटरी मेजर्स ना यूज़ की तो ऑब्वियसली हमारे पास एक डे ऐसा ज़रूर आएगा कि हमारे पास जो है वो प्योर वाटर नहीं रहेगा। इंक्रीज इन बायोलॉजिकल डिमांड। BOD मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर क्या होगा वाटर के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ एक्वाटिक प्लांट्स या कोई भी हमने कहा कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो वाटर के अंदर चला गया है और उसको डीकम्पोज होना है, तो उसको डीकम्पोज होने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम कहते हैं कि वाटर के अंदर जो है वो इस तरह से कोई केमिकल मौजूद है जिसको डिग्रेड होने के लिए या उसको जो है वो ख़त्म होने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या होती है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज the measure of dissolved oxygen required to decompose the organic matter in water biologically। वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको जो है वो डीकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जितनी ऑक्सीजन अगर वाटर के अंदर मौजूद है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में मौजूद होती है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो जाती है उस ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट या उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि हमारा जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर के अंदर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, उन सबको जो है वो इफेक्ट करेगा। तो मेन एक हम ये कह सकते हैं कि वाटर का इफेक्ट होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन है। डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन का बेसिकली क्या मकसद है, क्या होती है फूड चेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फूड चेन क्या है, किसमें हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई से दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी ऑर्गेनिज्म सुने होंगे कि जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी एक एनिमल को कोई दूसरा एनिमल जो है, कोई एक एनिमल जो है किसी एक एनिमल को खा के अपने जो है वो फूड का या जो भी चीज़ अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरी करता है, फूड की जो नीड है उसको, और उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खा के जो है वो अपनी नीड्स पूरी करता है। लाइक अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर जो भी हम कहते हैं कि जो चूहा है, माउस है, उसको रैबिट खाएगा और रैबिट को जो है वो क्या खाएगा, वुल्फ या फिर जो भी फॉक्स होती है वो खा के अपनी खुराक बनाता है, पूरी करता है। तो ये क्या है कि एक पूरी की पूरी फूड चेन होती है जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो है वो चल रही होती है, कि हर एक जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है वो डिपेंड करते हैं। हर जो बहुत सारे हम कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, प्लांट्स को कोई ऐसा चीज कोई भी जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म खाएगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और अपने खुराक के तौर पे यूज़ करेगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड के तौर पे जो है वो यूज़ करेगा। तो ये पूरी की पूरी एक फूड चेन कहलाती है। अब डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन का क्या लिंक बनता है, वाटर पोल्यूशन किस तरह से फूड चेन को इफेक्ट करती है। फूड चेन को इस तरह से इफेक्ट करती है कि हम कहते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं, लाइक बहुत सारी मेटल्स हैं जो क्या करती है वाटर के अंदर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि लेड है या कैडमियम है, लेड और कैडमियम ये क्या है, मेटल्स हैं जो कि वाटर पोल्यूशन का
की बायस बनती हैं। मोस्टली पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के अंदर कॉमनली हम कह सकते हैं कि ये मौजूद होती हैं। क्या करती हैं, जब ये वाटर के अंदर शामिल हो जाती हैं तो वाटर को जो वो मुख्तलिफ जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं अगर उस वाटर को यूटिलाइज करते हैं, उसको पीते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ये जो केमिकल्स हैं ये उस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, अब जब ये उस एनिमल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई या उसके अंदर चली गई, तो जब उस एनिमल को कोई यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, उस एनिमल से किसी दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसफर होगी। इस तरह से क्या कि उसने एक जनरेशन को और उसके बाद सेकेंड जनरेशन को भी इफेक्ट किया। अब अगर मैं कहती हूँ कि लेड और कैडमियम वाटर के अंदर मौजूद था, वाटर को जो है वो फिश ने जो है उस वाटर को यूटिलाइज किया, तो ये लेड और कैडमियम जो है वो फिश के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब अगर उस फिश को हम खाते हैं, हम यूटिलाइज करते हैं, तो इट्स मीन वो फिश के जरिए अल्टीमेटली हमारे अंदर भी इंट्रोड्यूस होगा और हमें भी वो इफेक्ट करेगा। इस तरह से क्या है कि एक तो उसने फूड की जो भी क्या नाम है फिश है उनकी स्पीशीज़ को भी इफेक्ट किया। इसके अलावा जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक हमने बीइंग एन ह्यूमन अगर हमने उसको यूटिलाइज किया है तो वो हमें भी जो है वो इफेक्ट करेगा। इस तरह से क्या है कि वो फूड चेन के अंदर जब एक दफ़ा इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उस फूड चेन के अंदर वो उस वक्त तक उन ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करेगा जब तक वो एक एनिमल से किसी दूसरे एनिमल में, किसी दूसरे एनिमल से किसी तीसरे एनिमल में एज अ फूड कॉन्टेंट जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा। नेक्स्ट जो है वो डिजीज़, आपको पता है कि वाटर पोल्यूशन का एक और बड़ी वजह डिजीज़ है। अगर वाटर जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, का पोल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ जो है वो कॉज करेगा। ठीक है, वाटर की वजह से डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, लाइक हेपेटाइटिस का हो सकता है अगर हम सी फूड, कोई ऐसी सी फूड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर क्या मौजूद है, कोई भी पेस्टिसाइड्स या कोई भी ऐसा चीज़ मौजूद है जो क्या कर रही है, कोई भी ऐसा प्लूटेंट मौजूद है जो क्या कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा पॉइजन मौजूद है तो वो क्या कर सकता है, मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज कर सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस होती है अगर हम कोई ऐसी सी फूड खाएं जो पॉइजन है। इन मैनी पोर नेशन देयर इज़ ऑलवेज आउटब्रेक। आपने कॉलेरा का सुना होगा, जो भी क्या है वाटर की, ऐसे वाटर जो कि कंटेमिनेटेड वाटर हो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से कॉलेरा की बीमारी, कॉलेरा होता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को भी क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की डिस्ट्रक्शन। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम हमारे जो है वो पूरी की पूरी अर्थ का वो पार्ट या वो सिस्टम जिसके अंदर क्या है मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। लाइक अगर हम कहते हैं कि एक जंगल है, जंगल के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ रह रही हैं जिसके अंदर इंसेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं, बहुत सारे बर्ड्स भी हैं, तो वहाँ पर एक फॉरेस्ट के अंदर अपना एक इकोसिस्टम बनाए कि जिसके अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस तरह से क्या होगा कि अगर हमारा वाटर जो है वो पोल्यूटेड होगा तो वो क्या कर सकता है, हमारे उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर वाटर के अंदर कोई भी पोल्यूटेंट है, किसी भी पार्ट के किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, तो ऑब्वियसली वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एक जगह पे रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी जो मेजर्स हैं हमें जो लेनी ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें कि जो वाटर की पोल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है हम उसको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि हम अपना जो हमारा इकोसिस्टम है जहाँ पे चाहे बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे मैंने आपको फॉरेस्ट की दी एग्जांपल, या फिर जो हमारा इकोसिस्टम भी जहाँ पे हम रहते हैं, अपने मुख्तलिफ हमारे साथ जो है डिफरेंट स्पीशीज़ रहती हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सकें, वाटर पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकें। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम हम किस तरह से कर सकते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर कुछ मेन मेजर्स हैं, अगर हम उनको है वो देखें तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वाटर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके अंदर से एक तो मेन इंपॉर्टेंट है रिडक्शन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, कि जहाँ पे भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहे हैं उनको हम कम से कम जनरेट होने दें। रिडक्शन ऑफ वेस्ट एट
सोर्स, ताकि हमारे इकोसिस्टम के अंदर कोई इंट्रो ना हो, ब्रीडिंग ऑफ जो भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको अगर हम ज़मीन के अंदर दबा दें, क्योंकि ज़मीन के अंदर अगर हम दबाएंगे तो वो बायोलॉजिकली क्या हो सकते हैं, डिग्रेड होके वो हमारी लैंड का पार्ट बन जाएंगे। प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, अगर हम वाटर का प्रॉपर यूज़ करें तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना इकोसिस्टम जो है उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर। इसके अलावा क्या आ जाता है, डू नॉट थ्रो द केमिकल्स, ऑयल्स, पेंट्स एंड मेडिसन डाउन द सिंक, ड्रेन और द टॉयलेट। जितने भी आपके अगर कोई भी केमिकल हम यूटिलाइज कर रहे हैं घर में, कोई मेडिसन, कोई पिल्स आपने यूज़ की हैं, तो उनको डायरेक्टली कभी भी जो है वो ड्रेन ना करें अपने टॉयलेट्स के अंदर या चीज़ों या मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनको। इसके अलावा जो हम कर सकते हैं, बाय मोर इन्वायरमेंटल सेफ क्लीनिंग लिक्विड्स फॉर यूज़ एट होम, मोर फ्रेंडली। अगर हम क्या करें, डू नॉट थ्रो chemicals, oils and paints and medicines, paints, oils, paints and medicines down the sink, सिंक, ड्रेन में ना फेंकें। इसके अलावा हम क्या करें कि इन्वायरमेंटल सेफ और क्लीनिंग लिक्विड्स को यूज़ करें, बाय मोर इन्वायरमेंटल सेफ क्लीनिंग लिक्विड। अगर हम अपने घर के अंदर जो सफाई के लिए या डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं वो अगर हम ऐसे यूज़ करें कि जो कि मिनिमम डेंजरस हो हमारे एनवायरनमेंट को या वाटर बॉडीज जितनी भी हैं उनको मिनिमम इफेक्ट करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर की पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वाटर की पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या है कि जहाँ पे भी हमारे सीवेज सिस्टम्स हैं, अगर हम उनके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यूज़ कर लें तो वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं कि जो भी हमारा सीवेज का वाटर आता है उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, उसके अंदर से जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स या कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं या उनको किसी ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या उनको फिल्टर कर लेते हैं कि ताकि क्या हो कि जब वो वाटर बॉडीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस हो तो वो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, हार्मफुल प्लूटेंट्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, वो वाटर के अंदर जो है वो जाके शामिल ना हो। मैक्सिमम उनको फिल्टर कर लिया जाता है या किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि अगर वो वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस होते भी हैं तो वो वाटर की क्वालिटी को ज़्यादा इफेक्ट ना करें या फिर वो क्या हो कि हम उनको फिल्टर आउट करके क्या कर लें, उनको रिमूव कर दें। इफ़ यू यूज़ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, इसके अलावा क्या है कि जो भी केमिकल या पेस्टिसाइड्स का हम अपने गार्डन्स के अंदर या फॉर्म्स के अंदर या फिर अपनी फसलों के अंदर यूज़ कर रहे हैं, मिनिमम अगर हम यूज़ करें तो उसका हम क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमम यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का मिनिमम यूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा इफ़ यू लिव क्लोज टू द वाटर बॉडी ट्राई टू प्लांट लॉट्स ऑफ ट्री। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फोर्थ वन क्या है, ट्राई टू प्लांट लॉट्स ऑफ ट्रीज, क्योंकि अगर हम प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रो करेंगे, इससे एक तो ये होगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ़ रहेगा, एयर पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकेंगे। सेकंड ये होगा कि जब भी कोई बारिश वगैरह होती है तो जैसे हम कहते हैं कि लीचिंग का प्रोसेस होता है, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स जो है डिफरेंट फ्लो करके वाटर के अंदर चली जाती हैं, तो वाटर जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को जो है वो होल्ड करके रखते हैं, उनको जो है वो लीच आउट नहीं होने देते, जिससे क्या होता है कि हमारी वाटर बॉडीज़ जो है वो सेफ रह सकती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने वाटर पोल्यूशन देखी, क्या होती है, किस तरह से होती है, उसकी मेन कॉजेज़ देखी, फिर हमने उसके इफ़ेक्ट्स देखे कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट फिर हमने उसका कंट्रोल देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो है हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।